न तो धूप की आवश्यकता होती है और न ही ज़मीन की। तो ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनको हम बिना धूप के और बिना ज़मीन के उगा सकते हैं? वो फसलें हैं मशरूम, है ना। मशरूम का नाम सुना है कभी आपने? है ना। तो हमारे प्रदेश में हम 3 तरीके की मशरूम हैं, बटन मशरूम, ढींगरी मशरूम और दूध छाता मशरूम की खेती वर्ष भर कर सकते हैं। सर्दी के दिनों में बटन मशरूम की खेती, पूरे वर्ष भर हम ढींगरी मशरूम की खेती, और बारिश और गर्मी की शुरुआत में हम दूध छाता मशरूम की खेती कर सकते हैं। अब हम मशरूम खेती क्यों करें? एक तो ये कि मशरूम ऐसी फसलें, जैसे जैसे परिवार बढ़ता है, आपको पता है, तो ज़मीनें कम होती जाती है, और ज़मीन नहीं होगी तो आप कैसे करेंगे। और इस समय क्योंकि बेरोज़गारी की समस्या ज़्यादा है, तो जो भी मशरूम उत्पादन करता है, तो मशरूम उत्पादन करने में हमें लेबर ओरिएंटेड वर्क है ये। आप मतलब खुद तो नौकरी, और बल्कि नौकरी पे 2-3 लोगों को और नौकरी दे देंगे। तो मशरूम क्या करेगा कि दूसरे बेरोज़गारी की समस्या को कम करेगा। दूसरी बात ये करेगा कि हमारे घर के अंदर जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं, वो इस काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, छोटे बच्चे, क्योंकि ये बहुत भारी काम नहीं है। तो बच्चे इसमें अपने को बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। तो महिलाएं और बच्चे जो भी अतिरिक्त समय है तो उसको इसमें लगाएंगे और अतिरिक्त आमदनी वो प्राप्त कर लेंगे इससे। फिर इसके अलावा तीसरा फ़ायदा ये कि बाकी फसलों में उगाने में हमें ज़्यादा समय लगता है, करीब 5 महीने लग जाते हैं, है ना। गेहूँ और आप चावल की खेती करते हैं या बाजरा उगाते हैं या कुछ और फसल उगाते हैं, तो उसमें हमें 5 महीने लगते हैं। जबकि मशरूम में कम समय लगता है, 2.5 से 3 महीने में पूरी फसल हो जाती है। मशरूम का बाज़ार मूल्य भी दूसरी फसलों से ज़्यादा है। जैसे अभी गेहूं का हमारा 25 रुपये है ना, 25 रुपये। मशरूम की कीमत आपको 150, कम से कम 150 से लेके 350 रुपये किलो आपको मिलती है। तो उपज में भी मतलब अच्छा, उपज भी ज़्यादा मिलती है और कम जगह में, क्योंकि खेत नहीं चाहिए इसको उगने के लिए, मिट्टी नहीं चाहिए, तो ये इंडोर क्रॉप है। जैसे ये इस तरीके का कमरा है या हम झोंपड़ियाँ बना के उसके अंदर हम करते हैं, और उसमें भी टायर सिस्टम, ट्रेन के अंदर आपने देखा है ना, 2 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम होता है, उसी तरीके से इसमें 5 टायर सिस्टम बना के 5 गुना अधिक फसल हम कम जगह में भी ले पाते हैं। पानी की आवश्यकता कम होती है, धूप की आवश्यकता नहीं है, और मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इतनी सारी उपयोगिताओं को देखते हुए हमें मशरूम उत्पादन करना चाहिए। और इसके बाद एक फ़ायदा और ये कि जितना भी एग्रीकल्चर मतलब खेती के बाद जो अवशेष बचते हैं, जैसे कि पराली, चावल, गंगानगर और हनुमानगढ़ में हमारे यहाँ बहुत चावल होता है, कोटा, बूंदी, बांसवाड़ा, तो पराली जो निकलती है वो इसके अंदर काम में आती है। पोल्यूशन को भी ये कम करता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि दिल्ली वगैरह आसपास दिवाली के आसपास पराली जलाते हैं, है ना। और हमारे यहाँ चित्तौड़ और इस तरफ भी अभी होली के आसपास जब फसल कटती है गेहूं की, तो गेहूं के जो सूखला होता है या कुट्टी या तूड़ी जो भी आप कहते हैं, उसको जलाते हैं। तो उसको जलाने से क्या, CO2 गैस बहुत ज़्यादा बनती है और हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब करती है। तो जो भी खेती के बाद जो अवशेष बचते हैं वो सब हम मशरूम उत्पादन में काम में ले सकते हैं। तो आइए अब हम आगे डिटेल में इसकी जानकारी में आपको, ये तो इंट्रोडक्टरी था। और सबसे बड़ी जो फसलें हैं ये इस तरीके की आप लोगों ने देखा होगा कि ये बटन मशरूम है, ये दूध छाता मशरूम है और ये ढींगरी मशरूम है। नेक्स्ट प्लीज़। अब हमारा सिनेरियो क्या है कि राजस्थान में पहले, क्योंकि राजस्थान एक, हमारे यहाँ नॉनवेज थोड़ा कम खाया जाता है
और जो पुराने लोग थे वो इसको, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं है, मशरूम क्योंकि धूप के बिना उगता है, तो जो भी जिनके अंदर हरा पदार्थ क्लोरोफिल होता है उनको उगाने के लिए क्या आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है, और इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए ये सफ़ेद और क्रीम कलर का होता है। तो इसलिए कुछ लोग इसको क्या हमारे यहाँ धार्मिक भावना से उस तरीके से समझ के इसको नॉन वेज समझते थे, तो हर जने नहीं खाते हैं। सिख, सरदार, पंजाबी और सिंधी लोग तो बहुत पुराने पहले से ही इसको जानते हैं और वो लोग खाते हैं इसको। पर हमारे यहाँ या तो ट्राइबल लोग, जो आदिवासी लोग हैं, वो अपने आप इकट्ठा करके खाते थे, और सिंधी पंजाबी लोग इसको खाते थे। उसके बाद जो रेगिस्तानी इलाका है, बीकानेर, गडरा रोड, बाड़मेर, जैसलमेर, आपका गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ कुदरती रूप में एक मशरूम उगती है, खुम्बी मशरूम, है ना, नाम सुना है? तो वो रेत में उगती है, वो उसको इकट्ठा करके लोग खाते हैं और दवाई के रूप में भी काम में लेते हैं, और उसकी कुछ क्वांटिटी सुखा करके ईस्ट एशियन कंट्री में एक्सपोर्ट भी होती है। तो खुम्बी बड़ी महंगी मिलती है, पर वो हम उसको लेबोरेटरी में नहीं उगा सकते, हमें जब बारिश होती है उसी समय वो हमें मिलती है। या फिर इसमें बीकानेर के अंदर बड़ा बाज़ार एक जगह है जहाँ सूखी सब्जियों का मार्केट है, वहाँ पे आपको सूखी खुम्बी प्राप्त हो जाती है। तो वो भी फिर ऑफ सीज़न में तो सूखी खुम्बी को खाते हैं, तो बहुत लिमिटेड लोग ही पहले खाते थे। आज से करीब 30 साल पहले मुफ्त में हम, मतलब मेरी ट्रायल चली थी और उसका जो प्रोड्यूस निकला था तो मैं मुफ्त में किसी को देती थी कि ये ले लो, तो कोई लेने को तैयार नहीं होता था। पर आज बहुत लोग इसका उत्पादन कर रहे हैं और ज़्यादातर सब लोग खा रहे हैं। और अभी रिसेंटली कोरोना का जब पिछले साल तक जब इफ़ेक्ट रहा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मशरूम को एक बायोलॉजिकल, मतलब जो इम्यूनिटी बूस्टर, मतलब शरीर की रोगरोधी क्षमता को बढ़ाने वाला खाद्य पदार्थ है, इसका सर्टिफिकेट भी जारी किया। और बहुत लोग उस समय इसको उगाने के लिए आगे आए कोरोना काल में, और काफ़ी लोग अभी उगा भी रहे हैं। तो अब इसका, इसलिए मैंने ये एक स्लाइड दी थी कि पहले हमारे यहाँ राजस्थान में 92-93 में मुश्किल से 20 लोग इसका उत्पादन करते थे। अभी करीब 800 से 900 लोग इसका उत्पादन करते हैं, और ऑफ सीज़न में भी करते हैं, कंट्रोल कंडीशन में, मतलब कूलिंग सिस्टम लगा के बटन मशरूम का। उदयपुर में भी 3-4 यूनिट हैं यहाँ, जो कि अभी इस समय भी इतने हाई टेम्परेचर, 40 से अबव है टेम्परेचर, इस समय भी बटन मशरूम की खेती यहाँ कर रहे हैं अभी वो। तो शुरू में उस समय 92 में यहाँ का उत्पादन 5 टन था, अभी 800 से ऊपर हो गया है। जो मशरूम का बीज बनाने की जो प्रयोगशाला है वो उस 92 में बहुत कम थी, एक थी, अभी करीब 10 प्रयोगशालाएं हैं। और मशरूम का कंजम्पशन, मतलब मशरूम का कितना लोग खाते थे, बहुत कम लोग, मैंने जैसा शुरू में ही बताया कि या तो सरदार लोग या पंजाबी लोग या सिंधी लोग, ये लोग खाते थे, या जो ट्राइबल्स हैं वो लोग खाते थे। आम आदमी इसको नहीं खाता था। पर पिछले 25 सालों में काफ़ी चेंज आया है, और अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपके उनके मेनू कार्ड में आपको मशरूम की रेसिपी दिख जाती है। तो ये चेंजेस अब हुए हैं पिछले 25-30 सालों में, और अब आम आदमी भी, क्योंकि अवेलेबल हो गया मशरूम, तो लोग भी खाने लगे और धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज़। तो अभी इस समय 20 से 25 ग्राम खा रहे हैं, तो कंजम्पशन भी बढ़ गया है। अब क्या क्या मशरूम, अगर मशरूम उत्पादन करते हैं हम, तो इसकी साइंटिफिक यूटिलिटी क्या है? सबसे बड़ा तो मशरूम एक खाद्य पदार्थ है ना। क्या है ये? खाद्य पदार्थ है, सबसे खाने की चीज़ें, सब्जी बनती है इसकी, बिस्किट्स बनते हैं, बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं। आपने देखा होगा
इसका सूप पाउडर मार्केट में मिलता है, देखा है किसी ने? मैगी नॉर कंपनी के सूप पाउडर्स पैकेट के रूप में अवेलेबल है। अचार बनता है, चटनी बनती है, मुरब्बा बनता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बिस्किट्स हैं और दवाइयाँ हैं बहुत सारी। तो खाने की मशरूम एक खाने की सब्जी है और बहुत सारे इसके 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं इसके। फिर मैंने जैसा बताया कि आपको ये रोज़गार देता है। फिर इसके अलावा जो हमारी अतिरिक्त परिवार की अतिरिक्त आमदनी को बढ़ाता है, पोल्यूशन को कम करता है, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट जो बचता है जिसको जलाया जाता है उसको काम में लेता है। और मशरूम फ्लोरा जो आसपास बारिश के दिनों में आपने देखा होगा, कुदरती रूप में अपने आप जब बारिश होती है तो मशरूम उगती है ना। और लोग जिनको पहचानते हैं वो तो लाके इकट्ठा करके खाते हैं और कई बार कुछ जहरीली भी होती है। तो ये बहुत सारे फ़ायदे हैं, कम समय लगता है, इसको मैंने पहले ही बता दिया। और जो मशरूम उत्पादन करने के बाद जो सबस्ट्रेट बचता है वो भी फिर हमारा वापस में काम में आ जाता है। नेक्स्ट प्लीज़। अब इसके बहुत सारे इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है मशरूम की, तो आप इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है मशरूम में। दूसरा, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कम है, कैलोरीज़ बहुत होती है, फाइबर भी इसमें बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। और सबसे खासियत ये कि इसके अंदर स्टार्च जो होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, तो इसलिए ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा एक आहार है। दूसरा, इसके अंदर पोटेशियम, नेक्स्ट प्लीज़, पोटेशियम, सोडियम और फास्फोरस, सेलेनियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम, डबल क्लिक कर दीजिए इनमें, तो ये सारे इसमें होते हैं। तो जो कार्डिक पेशेंट है उसके लिए भी ये एक उत्तम आहार है। ये देखिए आप, इसमें फॉलिक एसिड वगैरह मिलते हैं, सारे कंपाउंड हैं इसमें। नेक्स्ट, और सबसे खासियत ये कि विटामिन B12, आपने ज़्यादातर सुना होगा कि B12 की वेजिटेरियन डाइट के अंदर B12 की कमी हो जाती है, डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं या दवाइयाँ देते हैं ज़्यादातर। तो इसके अंदर मशरूम के अंदर B12 बहुत अच्छी मात्रा में होता है, सेलेनियम एक कंपाउंड होता है और कॉपर बहुत कम पदार्थों में होता है, वो भी मशरूम में होता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें सभी तरीके के प्रोटीन हैं और प्रोटीन के अंदर भी एसेंशियल जो अमीनो एसिड हैं वो ज़्यादातर सारे पाए जाते हैं। उसके अलावा सारे ट्रेस एलिमेंट और जो मिनरल्स हैं वो सब इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। अब ये तो थी कि हम मशरूम में क्या क्या है। अच्छा, मशरूम के इतने सारे फ़ायदे, उसके अलावा कुछ चीज़ें और मैं आपको बता देती हूँ कि एक मशरूम से, जैसे शिताके मशरूम एक है, एक गैनोडर्मा मशरूम है, और तो शिताके गैनोडर्मा का कॉम्बिनेशन बना के हमारे यहाँ पांडिचेरी में एक इंडस्ट्री है, उसके कैप्सूल्स आते मार्केट में PSP के नाम से, पॉलीसेकेराइड पेप्टाइड, और PSK पॉलीसेकेराइड क्रिस्टीन। तो वो कैप्सूल बहुत सारी बीमारियों में काम में लिए जाते हैं। फिर प्लूरोटस जो मशरूम है, ढींगरी मशरूम, उसके अंदर प्लूरोटीन एक एंटीबायोटिक मिलता है, वो कैंसर के अगेंस्ट में यूज़ होता है, कैंसर बीमारी में। फिर एक मशरूम कैल्वेशिया है, उसमें कैल्वेसिन मिलता है, वो भी कैंसर की जो ट्यूमर की गांठें हो जाती हैं उसके अंदर वो काम में लिया जाता है। तो इतने सारे जब फ़ायदे, कई बार आपने बीच में पढ़ा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर एक मशरूम खाते हैं, है ना, बड़ा उस पर व्हाट्सएप पे बहुत दिनों तक चला था कि वो, तो वो भी एक्चुअल में क्या है कि वहाँ पे वडनगर के पास में एक हिमालयन मशरूम है, एक कंपनी है, उन्होंने अपना एक प्रोजेक्ट वहाँ डाला है, तो वो वहाँ पे मशरूम ग्रो करते हैं और वहाँ उसका हेडक्वार्टर पोंटा साहिब में, हिमाचल में पोंटा साहिब के अंदर है। तो इस तरीके से बहुत सारी मशरूम है जिनका कि मेडिसिनल यूज़ है,
उसके अलावा हम, ये तो भारत की बात थी, अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो कनकॉर्ड ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उसका मिलियंस ऑफ डॉलर का वो मेडिसिन बनाते हैं। कनकॉर्ड ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो कि मशरूम से बनती है, और वो ज़्यादातर बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज नहीं है उसमें वो काम में आता है। तो हमारा यही है कि चलिए हम दवाई ना खाएं, पर जब इतनी सारी उपयोगिता है मशरूम में, तो अगर हम इसको अपने भोजन में शामिल करेंगे तो हम वैसे ही बीमारियों से बचे रहेंगे। ठीक है, तो अब ये हम जानकारी, ये तो जनरल बातें थी। अब एक एक मशरूम को हम उठाते हैं और उनको कैसे उसकी खेती हम कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बटन मशरूम के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि बटन मशरूम का मार्केट हमारे यहाँ ज़्यादा है इंडिया में, और अभी जितना मशरूम प्रोडक्शन इंडिया में होता है उसका 85% बटन मशरूम ही है। तो इसलिए, और क्योंकि पॉपुलर भी वो ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले बटन मशरूम की जानकारी लेंगे कि उसको कैसे हम हमारे यहाँ हम इसकी खेती कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कि बटन मशरूम है, इसको उगाने के लिए हमें एक खाद, कंपोस्ट खाद बनानी पड़ती है, और इसका जो तापमान है इसको उगाने के लिए वो 18 से लेके 20 डिग्री तक इसको चाहिए। यानी कि हमारे यहाँ ठंड के दिनों में, सब लोग राजस्थान से ही हैं, तो इसलिए राजस्थान में हमारे यहाँ हम ये नवरात्रा से शुरू करके, क्योंकि किसान भाइयों को जब सिखाते हैं तो हम डेट वाइज नहीं जाते, नवरात्रि से हमारे यहाँ थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है और वो होली तक रहती है। तो हम नवरात्रि से शुरू करके होली तक तो हम बटन मशरूम उगा सकते हैं, और होली से लेके नवरात्रि तक हम दूध छाता मशरूम उगा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम एक ही प्रकार की मशरूम उगाएं, तो उसमें हम ढींगरी मशरूम पूरा वर्ष भर हम उगा सकते हैं। अब बटन मशरूम को कंपोस्ट में उगाएंगे, और जो तापमान है वो मैंने आपको बताया कि वो तो बटन मशरूम सर्दी में उगेगा, और जो ऑयस्टर मशरूम है वो 20 से लेके 15 तक पे भी चला जाता है। तो 15 से लेके 35 डिग्री तक ऑयस्टर मशरूम, ढींगरी मशरूम को हम उगा सकते हैं। तो यानी कि पूरा वर्ष भर हम उगा सकते हैं। और दूध छाता है उसको 25 से 35, यानी कि गर्मी के दिनों में, होली से लेके दिवाली तक हम उगा सकते हैं। और जो इनका प्रोडक्शन साइकिल है, तो जैसे बटन मशरूम में 90 दिन लग जाता है, और ये ढींगरी में 60 दिन, और जो मिल्की मशरूम है उसमें 75 दिन लगते हैं। और इनकी जो बायोलॉजिकल एफिशिएंसी, यानी कि वो कन्वर्ट, क्योंकि हम रॉ मटेरियल क्या काम में ले रहे हैं, सीरियल स्ट्रॉ ले रहे हैं, है ना, चावल और गेहूं का भूसा, तो उसका क्या कन्वर्जन होता है, रेट है इसकी, क्योंकि ये तो फंगस है, मशरूम तो एक फंगस है, वो जो स्ट्रॉ के अंदर जो अनअवेलेबल फॉर्म में जो न्यूट्रिशन है उसको खा के और फ्रूट बॉडी बनाती है ना। तो वो कन्वर्जन रेट सबसे ज़्यादा आपकी ढींगरी मशरूम की है, वो 75 से 100%, यानी कि 10 किलो अगर सूखा भूसा आपने लिया है तो उस पर आपको 7.5 से 10 किलो ताज़ा मशरूम प्राप्त होगी। ये कन्वर्जन रेट हुई, बायोलॉजिकल कन्वर्जन। और मिल्की मशरूम है ये 70 to 80%, और जो बटन मशरूम है वो 15 से 20% कन्वर्जन है उसका। नेक्स्ट प्लीज़। अब ये एक किसान के यहाँ का फ़ोटो है, तो वो क्या करते हैं कि हरियाणा और अपने जयपुर के आसपास बारिश में फसल लगा लेते हैं। फसल काट के नीचे दिख रहे हैं फसल के अवशेष, और उसी खेत में वो लोग फसल काटने के बाद ये एक बांस का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, देख नेक्स्ट। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर भी, क्योंकि इंडोर क्रॉप है तो कहीं भी छायादार जगह बना के वहाँ हमें इसको उगानी पड़ेगी।
ये एक यहाँ का लोकल ही है। और ये देखिए खेत के वो किनारे जो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं ना 10-12, वो सारी बटन मशरूम की झोपड़ियाँ। नेक्स्ट, ये खाद बनाने का तरीका है इसका। तो ये तो किसान के यहाँ का है, तो वो कच्ची मिट्टी में ही बना रहा है, खेत में ही। और ये इधर झोपड़ियाँ दिख रही है आपको पास में। नेक्स्ट, अब मैं आपको एक्चुअल में इसका साइंटिफिक तरीका क्या है खाद बनाने का, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि गेहूँ या चावल की पराली है ना, दोनों ही काम आती है। गेहूँ या चावल, मक्का और बाजरे की काम नहीं आती है। कपास के डंठल हम काम में ले सकते हैं, अगर वो है तो इसमें मिक्स कर सकते हैं, पर ज़्यादा अच्छी खाद गेहूँ और चावल की पराली से ही बनता है। तो अब एक इसके बहुत सारे फार्मूले हैं अलग अलग। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फार्मूला बताती हूँ, तो आप चाहें तो लिख लें कि 1000 किलो, मैं लिखूँ बोर्ड पे या नहीं, 1000 किलो गेहूँ या चावल का भूसा, 1000 किलो गेहूँ या चावल का भूसा, यूरिया खाद 18 किलो, तीसरा गेहूं का चोकर, गेहूं का चोकर 150 किलो और जिप्सम 150 किलो। और चौथा जो है सामान वो जिप्सम है 35 किलो। ऐसे ये खाद बनाने के करीब करीब 40 फार्मूले हैं, ठीक है। 40 तरीके के अलग अलग फार्मूले हैं, पर उनमें सब में अलग अलग इंग्रेडिएंट डलते हैं। तो मैंने आपको बिल्कुल जो जिसमें सबसे कम, किसी में 12 इंग्रेडिएंट डलते हैं, किसी में 14 डलते हैं, पर मैंने आपको, क्योंकि ये हम लोगों ने रिसर्च करके एक बहुत सिंपल यूरिया खाद किसान के घर पे मिल जाती है, तूड़ी घर पे मिल गई, एक जिप्सम आपको लाना पड़ेगा और गेहूं का जो चोकर है वो। तो सिर्फ 2 चीज़ अगर आप बाज़ार से लाएंगे तो बाकी सामान आपके यहाँ में। अब बता रहे मैं हैं, गेहूं का चोकर, भूसे में नहीं, आटा गेहूं को जब अपन पिसवाते हैं ना, छानेंगे तो वो जो ऊपर निकलता है ना वो, तो ये मिलेगा आपको जहाँ पशु आहार मिलता है ना, पशु आहार जहाँ मिलता है वहाँ गेहूं का चोकर मिलेगा आपको, ठीक है। अब क्या करेंगे कि सबसे पहले ये खाद बनाने का तरीका, इसमें 2-3 तरीके हैं। तो एक है लंबी अवधि वाला, उसको 28 दिन लगते हैं। एक है छोटी अवधि वाला, उसमें 16 दिन लगते हैं। और एक तीसरा है JEPT मेथड, उसमें भी 16 दिन लगते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो जिसमें सबसे कम सामग्री और कम खर्चा चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी, ताकि अगर कोई जा के शुरू करना चाहे तो शुरू में उसको इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले ये लंबी अवधि वाला है खाद बनाने का तरीका, इसको लॉन्ग मेथड ऑफ कंपोस्टिंग भी कहा जाता है, और ये 27 से 28 दिन ले लेता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 दिन तक भूसे को एक साफ पक्के फर्श पे डालेंगे और भूसे को पानी डाल के गीला करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा भूसा एक साथ पानी नहीं लेता है, जैसे ही पानी आप डालोगे वो निकल के बह जाता है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालें और उसको गीला करें 2 दिन तक। नेक्स्ट, तीसरे दिन इसमें क्या करेंगे, ये पानी डाल रहे हैं, और तीसरे दिन इसमें क्या करेंगे, जिप्सम को छोड़ के यूरिया और गेहूं का चोकर, है ना, भूसा तो हमने पहले ले लिया, और अब गेहूं का चोकर और यूरिया खाद इसके ऊपर मिला देंगे, और फिर फावड़े से ऊपर नीचे करेंगे और पानी और देंगे। पानी इतना देना पड़ेगा हमें
कि जब भूसे को मुट्ठी भर करके हम बंद करें तो यहाँ से पानी आना चाहिए। ठीक है, कैसे टेस्ट करोगे? मुट्ठी बंद करके। अगर पानी कम है तो थोड़ा पानी आप इसमें और डालें, और थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालिए। फिर जब अच्छे से पानी की मात्रा ठीक हो जाए, नेक्स्ट प्लीज़, तो इसको क्या करेंगे, एक चौकोर ढेर बनाएंगे इस सामग्री का। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं वो बोर्ड लगे हुए हैं। अगर ये तो क्योंकि साइंटिफिक तरीका है तो मैंने आपको प्रॉपर तरीका बताया। अगर आपके पास बोर्ड नहीं है तो जैसा कि हमने शुरू में किसान के खेत पे देखा था ना, वैसे ऐसे ढेर बना लेंगे। तो उसकी चौड़ाई आप, ये 2 हाथ हैं, मतलब 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लंबाई कितनी भी हो सकती है, और ऊंचाई भी 1.5 मीटर के आसपास रखें। और फिर अगर बोर्ड की सहायता से बना रहे हैं तो बोर्ड में ये सारा मिक्सचर भर के और फिर 3-4 घंटे बाद बोर्ड को हटा देते हैं, तो वो एक चौकोर ढेर खड़ा रहेगा और उसमें सब तरफ से हवा लगती रहेगी। नेक्स्ट प्लीज, ये डाल रहे हैं, ये इस तरीके से ये चौकोर ढेर बन जाएगा। अब इसको 2 दिन ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, 2 दिन तक। पानी ऊपर से हल्का डाल दीजिए, अगर ज़रूरत है, सूख रहा है कहीं तो, बाकी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। शुरू में ही पूरा पानी हम डालेंगे इसमें। नेक्स्ट, ये क्योंकि जब बनाते हैं तो कई बार क्या थोड़ा गिर जाता है नीचे, तो वापस उसको इकट्ठा करके ऊपर डाल दीजिए। फिर 2 दिन तक ऐसे ही रहेगा। तीसरे दिन क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, और तोड़ते वक्त, हाँ बोलिए, दबा के बनना पड़ेगा या नॉर्मल? नहीं, दबा के, हाँ बहुत ज़्यादा नहीं, पर अच्छा दबाना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसका मैं सेट हो जाए बस, उतना दबा देंगे आप। फिर तो अपने आप ही कंप्रेस, शुरू में फर्स्ट टर्निंग में दिक्कत आती है, क्योंकि पानी अगर पूरा नहीं होता है ना तो वो गिर जाता है, तो फिर दूसरी तीसरी बार में तो वो जमने लगता है। आप गाँव से कौन लोग हैं? सभी गांव से है ना। आपके अपने यहाँ वो बनाते हैं लापसी, वो इकट्ठी जब बनाते हैं ना, देखा है ना आप लोगों ने, वो कैसे, वो टेक्नोलॉजी है ये, कि एक साथ बना के वो जमा देते हैं, वो अपने आप पकती है उसकी हीट से, है ना। तो सेम टेक्नोलॉजी इसमें भी क्या हीट जनरेट होगी। तो एक्चुअल में इसलिए ये बनाते हैं कि जो अपना भूसा है उसके अंदर वैक्स होता है ना, वैक्स होता है ना, तो उसमें हेमी सेल्यूलोज और सेल्यूलोज होता है और लिग्निन होता है, तो फंगस उसको नहीं खा सकती सीधा। तो फंगस जो हम मशरूम माइसीलियम इसमें डालेंगे ना बीज के फॉर्म में, वो इसको तोड़ नहीं सकती है। तो इसलिए हम इसको अभी थोड़ा डिग्रेड करना है, सड़ा रहे हैं ताकि ये डिग्रेड हो जाए, और ये भी एक फफूंद और टेम्परेचर की वजह से सड़ेगा। तो कैसे ढेर बनाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि बीच का जो हिस्सा है उसमें तो तापमान 80 डिग्री से ऊपर चला जाता है। कितना जाता है? आप हाथ नहीं डाल सकते, जलने लगते हैं। तो इस ढेर में क्या करेंगे कि 6 इंच का जो हिस्सा है उसमें तापमान रहता है 54 डिग्री के आसपास, 54-55। बीच का एक कोर और है और सेंट्रल कोर, 3 कोर बनते। तो जो बीच का कोर है वहाँ सबसे ज़्यादा तापमान होता है, और जो बाहर है वहाँ हवा आ रही जा रही। तो ये एनएरोबिक और एरोबिक कंडीशन है, समझ रहे हैं आप, है ना। बाहर वाला एरोबिक है, बीच वाला एनएरोबिक है। तो हम अब जब ढेर को तोड़ेंगे 2 दिन बाद, तो उसमें क्या करेंगे कि बाहर का जो 6 इंच का हिस्सा है उसको लेके बिल्कुल बीच में डालेंगे, और जो अंदर वाला हिस्सा है उसको बाहर लेंगे। तो हर बार इस तरीके से टोटल 7 पलटाई होती है हर 2-2 दिन बाद। आया समझ में? अगर कहीं ये बनाने के 2 दिन बाद
उसको तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। ढेर बनाएंगे, हाँ सेम सेम। और दूसरी पलटाई, और तीसरी पलटाई जब आएगी तब इसमें जिप्सम जो हमने रखा था हमारे पास, वो तीसरी पलटाई पे मिलाएंगे। और पानी की अगर मात्रा मुट्ठी बंद करके देख ले पानी यहाँ से आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो पानी और डालें। जिप्सम को मिलाने के बाद पानी नहीं डालना है, जिप्सम मिलाने से पहले पानी पहले डालना है, फिर पानी डालना ही नहीं है इसमें जिप्सम। तो वो थर्ड टर्निंग पे आएगी, थर्ड टर्निंग पे जिप्सम डलेगा और धीरे धीरे इसका रंग बदलने लगेगा। और हर बार ये चीज़ ध्यान रखें कि जो 6 इंच की जो लेयर है बाहर की, उसको तोड़ के, इसलिए बता रही हूँ कि आप जब बनाएंगे ना तो बाहर खुले में बनता है तो मक्खियाँ आके उसमें अंडे दे देती। तो आप दूसरे तीसरे दिन देखेंगे तो उसमें क्या सफ़ेद सफ़ेद मैगट्स मिलेंगे आपको, ऐसे बड़े बड़े। तो इसलिए वो मैगट्स भी अपने आप बायोलॉजिकल कंट्रोल हो जाता है कि जब बाहर का हिस्सा अंदर जाएगा तो वो मैगट रहेंगे नहीं, या तो एडल्ट बन के उड़ जाएंगे। तो हमारे कंपोस्ट में मक्खियों का आक्रमण ना हो इसलिए, और कोई केमिकल भी हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान आप रखेंगे कि हर बार 6 इंच का जो बाहर का हिस्सा है उसको तोड़ के अंदर ले लें और अंदर वाला बाहर ले लें। तो हाँ, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर। तो इस तरीके से बार बार 7 पलटाई करते हैं तो उससे क्या पूरा कंपोस्ट अच्छे से बन जाता है, डिग्रेड हो जाता है। अब कैसे पहचानेंगे कि आपका ये कंपोस्ट ठीक से बन गया है? तो उसके 3-4 तरीके हैं, देखने से पता चलता है कि शुरू में हम जब भूसे को लेते हैं तो वो सुनहरी रंग का होता है ना। जब खाद तैयार हो जाएगी, नेक्स्ट प्लीज़, तो डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा वो। फिर और भूसे को जब आप हाथ में मुट्ठी बांधते हैं तो शुरू में तो भूसा हाथ में चिपकता है, जब खाद बन जाती है तो मुट्ठी बांधेंगे आप और खोलेंगे तो हाथ में नहीं चिपकता है। और तो ये 3-4 चीज़ें, पानी की मात्रा बराबर होनी चाहिए, इधर से निकलना चाहिए पानी मुट्ठी में दबाने पे, यानी कि मात्रा 67 से वो 69 के करीब होती है। और इसके अंदर ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तोड़ते हैं और बनाते हैं तो कुछ गैसेस भी निकलती है इसमें, है ना। इथिलीन है, अमोनिया है। तो हर समय जब तोड़ेंगे तो तोड़ते ही 1 सेकंड के लिए आप हीट निकलती है उसमें से, ढेर को जब तोड़ेंगे हीट निकलेगी, तो आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए दूर रहें तो वो जैसे ही एटमॉस्फेयर में जाके ठंडा कर देती है उसको। तो अमोनिया का गंध भी खाद के अंदर नहीं आना चाहिए। बस ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी तो आपकी खाद अच्छे से तैयार हो जाए। नेक्स्ट प्लीज। ये तो तापमान, ये पानी देते हुए बीच में क्योंकि पानी कम था तो ये ढेर टूट गया। नेक्स्ट, ये खाद तैयार है। तो इस समय इसको क्या करेंगे, फॉर्क से तोड़ेंगे, ठंडा करेंगे। नेक्स्ट, ये आप देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि 3 कोर होते हैं, तो इसमें बाहर की तरफ ये एनएरोबिक है। ये जो कंडीशन है यहाँ कुछ भी नहीं है, ये सफ़ेद सफ़ेद फफूंद दिख रही है आपको, है ना, दिख रही है। तो ये सेंट्रल कोर नहीं, मीडियम कोर है। और अंदर सेंट्रल कोर के अंदर बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो वहाँ ये थर्मोफिलिक फंजाई नहीं। तो ये जो सफ़ेद थर्मोफिलिक फंजाई जो अपने आप डेवलप हुई है वो इसके लिग्निन और जो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज है उसको डिग्रेड करती है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये थर्मोफिलिक फंजाई। नेक्स्ट, ये खाद तैयार हो गई है, रंग आप देख लीजिए इसका, है ना। इसको तोड़ के, क्योंकि ढेर होगा तो तापमान आ जाता है और गरम के अंदर आपने बीज डाल दिया तो बीज मर जाएगा, है ना। नेक्स्ट, इसको ठंडा कर दिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर इसमें बीज मिला के पॉलीथीन में भर के और बैग तैयार करेंगे। नेक्स्ट, ये मिक्स कर दिया है। नेक्स्ट, ये
पॉलीथीन के बैग में है ये पॉलीथीन बैग में तैयार किया है। आप उस पर बेड भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, ये थैलियों में भर के ऊपर से मुंह बंद करके इनको जहाँ तापमान 25 डिग्री से कम है उस कमरे में रखेंगे। नेक्स्ट, ये पूरा इसमें अब इस समय इसको हवा की ज़रूरत नहीं हो चाहिए, बिल्कुल हवा नहीं चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल बंद करके और इसको छायादार ठंडी जगह में रख देंगे इसको 15 दिन के लिए। नेक्स्ट, डबल क्लिक। ये इस तरीके से आप देखें, क्योंकि बाहर का तापमान और अंदर के तापमान में फ़र्क है तो ये पानी कंडेंस हो जाता है, दिख रहा है सब थैलियों में, तो वो तो अपने आप, इसलिए पानी देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, फिर क्या करेंगे कि जब बिजाई कर ली हमने तो इसको 15 दिन के लिए बीज बढ़वार के लिए रख देंगे और हमें 15 दिन बाद इसके ऊपर एक केसिंग मिट्टी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए हम पुरानी सड़ी हुई गोबर की खाद, वो दोमट मिट्टी मिक्स करके और ये तैयार कर लिया। इसको 8 घंटे के लिए पहले हम पानी में डाल देंगे, फिर बाहर निकाल के सुखा देंगे और इसको 2% फॉर्मलिन घोल से स्टरलाइज करेंगे। नेक्स्ट, ये दवाई डाल के इसको पोटली बना के रख देंगे। नेक्स्ट, 48 घंटे के लिए दवाई डाली, इस तरीके से बंद करके 48 घंटे के लिए रख देंगे ताकि फॉर्मल्डिहाइड आता है 40%, इंडस्ट्रियल ग्रेड का आप ले लीजिए या दवाई की दुकान पे मिल जाता है, तो उससे फ्यूमिगेशन करेंगे इसमें ताकि इन कीड़ों के अंडे या दूसरी फफूंद अगर इसमें है तो वो मर जाए। और 48 घंटे बाद इसको खोलेंगे और फावड़े से फैला देंगे। नेक्स्ट, ताकि इसकी जो बदबू है फॉर्मलिन की वो निकल जाए। नेक्स्ट, ये अब ये जो हमने बीज जिनमें मिलाया था उन थैलियों को खोलेंगे। बाहर की तरफ आप देखें थैली को मोड़ दिया है ना। और अब इसके ऊपर जो हमने वो खाद तैयार की है अभी केसिंग मिट्टी, वो इसके अंदर पहले हल्का सा पानी पिला देंगे इनमें बैग में और फिर 1.5 इंच ऊंची लेयर इसके अंदर लगाएंगे। पहले हल्का सा पानी फव्वारे से पिला देंगे इसमें, इन सब बैगों को मोड़ के हल्का सा पानी पिलाएंगे और फिर केसिंग मिट्टी की 1.5 इंच ऊंची इस पर लेयर लगा देंगे। नेक्स्ट, ये लगा दी है मिट्टी और अब इसमें हमको रोज़ पानी पिलाना पड़ेगा, दिन में 1 बार। और इतना पानी पिलाएं कि जो 1.5 इंच मिट्टी लगाई है ना ऊपर केसिंग, वो ही गीला होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये करीब 7 से 8 दिन बाद आप देख रहे हैं ना सफ़ेद सफ़ेद ग्रोथ आ गई है ऊपर। नेक्स्ट, ये इस तरीके से करीब 10 से 12 दिन में इस तरीके के पिन्स बनेंगे इसमें। नेक्स्ट, और ये मशरूम तोड़ने के लायक हो जाएगी। इस समय मशरूम को ट्विस्टिंग मेथड से, मतलब अपन चाबी भरते थे ना पुरानी घड़ियों में, अब तो घड़ियाँ भी बदल गई है, चाबी वाली है ही नहीं, तो पहले चाबी भरते थे। तो उस तरीके से टोपी को पकड़ेंगे और हल्का सा यूँ घुमाएंगे क्लॉकवाइज, तो मशरूम टूट के बाहर निकल आएगी। नीचे से हल्का सा उसको चाकू से काट के और इसको धो के 2-3 पानी से पैकिंग करके और मार्केट में बेचते हैं। आइए नेक्स्ट, ये देखिए इस तरीके से मशरूम निकल रही है। तो जो इक्वल साइज़ की है वो सारी बड़ी बड़ी मशरूम है, एक साथ तोड़ लीजिए। नेक्स्ट, ये तोड़ रहा है मशरूम को। नेक्स्ट, ये बैग नहीं लगाएं, ये बेड लगाया है। तो एक्चुअल में आप कोई भी बैग भी यूज़ कर सकते हैं और बेड भी, जैसा आपको पसंद है वैसे। ये बेड है। नेक्स्ट, ये ग्रोवर के यहाँ ये कटिंग कर रहे हैं, देखिए
हार्वेस्टिंग के बाद, क्योंकि वो मिट्टी निकल के आती ना तोड़ने के बाद, तो उसको तोड़ के फिर 2-3 पानी से धो देंगे इसको। नेक्स्ट, धो दिया इसको हल्के हाथ से बिल्कुल, और फिर इसको एक कपड़े पे सुखा देंगे। नेक्स्ट 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 ये सुखा के जो फ्री मॉइस्चर है वो धो के कपड़े पे रख देते हैं, ताकि जो भी ड्रॉपलेट्स है पानी की वो कपड़ा सोख लेगा। फिर 200-200 ग्राम के पैकेट बना लेते हैं, या पनेट भी मिलते हैं आजकल। तो पनेट में कॉस्ट 1 रुपया ज़्यादा आ जाती है, पॉलीथीन में कम होगी। उसमें पॉलीथीन में इसको 200 ग्राम की फिर ग्रेडिंग कर लेंगे, ग्रेडिंग और पैकिंग, ताकि ग्रेडिंग करने से ये होता है कि प्राइस आपको अच्छी मिलती है। और आजकल पनेट पे ज़्यादा चलता है, पर इस तरीके से पैकिंग करके पॉलीथीन में किया है तो उनमें आप छेद कर देंगे ताकि एरिएशन होता रहे। पनेट में भी किया है तो ऊपर 1-2 छेद करेंगे और इसको मार्केट में भेज देंगे। फिर जो मशरूम जहाँ से तोड़ी थी उसको आप रोज़ पानी पिलाएंगे, रोज़ तोड़ेंगे। एक बार बीज लगाने से करीब 75 से 80 दिन तक बराबर मशरूम प्राप्त होती है। और आपको हर दिन तोड़ाई करनी है और इरिगेशन करना है, कमरे का तापमान ठंडा ही रखना है। और जहाँ तोड़ाई करते हैं जो, तो वहाँ क्या आपका छेद बन जाता है। मशरूम तोड़ेंगे ना तो वो मिट्टी साथ में आएगी, तो उस जगह केसिंग मिट्टी तैयार रखते हैं। तो पानी पिलाने से पहले वो जहाँ जहाँ तुड़ाई की है वहाँ वहाँ वो केसिंग मिट्टी वापस आप लगा दीजिए। तो इस तरीके से हमने खाद बनाई थी 1 टन की। आपस में बात नहीं, कोई दिक्कत है तो पूछिए मेरे से। क्यों बात कर रहे हैं आपस में? हाँ, दोनों बात कर रहे हो तो। हाइट बैग, जैसे बैग है तो आप जैसे 24 बाई 18 की अगर थैली लेते हैं तो वो 8 से 10 इंच, तो बैग की भी 7 से 8 इंच रखिए, क्योंकि केसिंग और आएगा ऊपर 1.5 इंच। तो बहुत ज़्यादा हाइट रखने से भी दिक्कत होती है। मैडम एक बार तोड़ने के बाद वापस मतलब यार आज तोड़नी तो वापस तोड़ाई वो रोज़, वो तो रोज़ आती रहेगी डेली। हाँ, जो छोटी है ना, एक्चुअल में जो छोटी है वो बड़ी होती जाएगी, बिल्कुल बड़ी होने। और सही तरीका कैसा है कि कब इसको तोड़ा जाए, तो जो डंठल और टोपी है तो डंठल से डबल होनी चाहिए टोपी की साइज़। डंठल से डबल हो जाती, वो राइट स्टेज है इसका। हाँ। नहीं, पूरा पूरा पूरा, आधा नहीं तो आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर कटा हुआ हिस्सा हमारा रह जाएगा ना तो वो सड़ा देगा दूसरी मछली। तो ट्विस्टिंग मेथड, टोपी को पकड़ के हल्का सा घुमाएंगे तो वो आ जाता है नीचे। डंठल सहित, बिल्कुल डंठल सहित तोड़ेंगे। और मार्केट में भी आपको डंठल सहित ही मिलता है, ठीक है। तो बीज बिल्कुल बताती हूँ। अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं, वो अभी मैं आपको, बीज रेट इसकी होती है, जैसे हमने 1000 किलो से शुरू किया था तो 1000 किलो में 67% मॉइस्चर आप मान लीजिए, इंग्रेडिएंट और डले तो करीब करीब आपका 2 टन के आसपास खाद बनेगी, डिपेंडिंग ऑन द मॉइस्चर कंटेंट। तो 2 टन खाद बन गई। इसके अंदर आपको 15 से 20 किलो बीज लगेगा, यानी कि 0.75 से 1% बीज की जो दर है इसमें बटन में 1% आप मान लीजिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत लो है तो 1 डालें, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है बहुत तो 0.75 डालें, क्योंकि बीज ज़्यादा होगा तो वो तापमान और बढ़ाता है। ये समझ में आ गया? कम मात्रा, और तापमान कम है तो बीज की मात्रा ज़्यादा। समझ में आ गया सारा? ये तो था 28 दिन वाला लॉन्ग मेथड। अब एक शॉर्ट मेथड है जिसमें जो 16 दिन से लॉन्ग का ही
JEPT मेथड है, उसमें क्या करते हैं, ये एक बार इसके ये फ़ोटो दिखा देती हूँ, फिर हम मेथड को डिस्कस करते हैं। ये ग्रेडिंग और पैकिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये कुछ मशरूम ग्रोवर हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे JEPT मेथड की, वही तरीका है, बस उसमें क्या करते हैं, JEPT में जो 28 दिन लॉन्ग मेथड में लग रहे हैं, है ना, उसमें 16 दिन में वो तैयार हो जाता है। और उसमें क्या किया जाता है कि 8 इंच मोटे PVC पाइप लेते हैं। कितने मोटे? 8 इंच वाले, और उनमें करीब 6 इंच के दूर पे 1-1 सेंटीमीटर का छेद कर देते हैं चारों तरफ। और उन पाइपों को नीचे उस जो ढेर बना रहे हैं ना हम चोकोर खाद बनाते वक्त, उसके अंदर बीच में डाल देते हैं। समझ में आ गया? तो उससे क्या, वो एरिएशन हो जाता है उसमें। 3 पाइप नीचे, 2 ऊपर और 1 ऊपर, तो 6 पाइप। तो उससे क्या, थोड़ा खर्चा बढ़ता है, PVC पाइप की कॉस्ट आ जाती, पर लेबर कॉस्ट कम हो जाती है। इसमें अपन 8 टर्निंग दे रहे हैं, 7 से 8, और उसमें आपको 3 टर्निंग ही देनी पड़ती है। मतलब 6ठे दिन देंगे, फिर 12वें दिन देंगे, और 16वें दिन स्पानिंग कर देंगे। तो ये JEPT मेथड है। और एक है शॉर्ट मेथड है, उसके अंदर क्या, पाश्चराइजेशन टनल बनाया जाता है, और उसमें जब अपन जिप्सम मिलाते हैं, वो मेथड तो वहाँ तक सही है, पर जिप्सम मिलाने के बाद फिर एक कमरे के अंदर कंपोस्ट को डाल देते हैं, नीचे से भाप देते हैं और उसका तापमान बढ़ाते हैं, फिर भाप बंद करके फिर ब्लोअर के थ्रू फ्रेश एयर डालते हैं। तो वो एक अपने आप में खर्चा ज़्यादा होता है उसमें, उसको टनल को बनाने में 12-15 लाख रुपया खर्चा आ जाता है। तो मतलब धीरे धीरे फिर जब लंबे समय तक हम मशरूम उत्पादन करते हैं तो वो खर्चा हमारा मीट आउट हो जाता है, पर शुरुआत में तो एकदम भारी पड़ता है वो खर्चा। तो इसलिए लॉन्ग मेथड से आप करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है? हाँ बिल्कुल, आप सब्जी है, ये तो सब्जी है बिल्कुल भैया। हैं? भूसा ये नहीं, सरसों का नहीं, गेहूँ और चावल। गेहूँ का ले सकते हैं, जौ का भी ले सकते हैं। गेहूँ जौ में कोई अंतर नहीं है, गेहूँ जौ और चावल का। सरसों का नहीं, उसमें क्या ऑयल होता है, तो वो इसको नुकसान करता है, वो डिग्रेड नहीं होता है इसलिए। और कपास की का भी जो डंठल वगैरह निकलते हैं ना, वो भी आप काम में ले सकते हो इसमें मिक्स करके। हैं? चना नहीं, चने का नहीं आता, चने का भी नहीं। जोर से बोलिए। जो कपास के डंठल है, हाँ, नहीं, इसके साथ मिक्स करेंगे, चॉप करके मिक्स करेंगे इसके। बाजरे का नहीं, मैंने शुरू में नहीं, उपज कम मिलती है। बाजरा, ज्वार, ये सब, मक्का, ये काम नहीं आता है, खाली गेहूँ और चावल का ही काम आएगा। हाँ मिलती है बनी बनाई खाद भी, जैसे राजस्थान में भी मिलती है, और ऑर्डर देना पड़ेगा आपको पहले। हाँ, कॉस्ट तो डेफिनेटली कम पड़ेगी, ट्रांसपोर्टेशन बच जाएगा आपका। हाँ, जोर से बोलिए। कितनी देर तक सही रहती है खाद? मशरूम की कीपिंग क्वालिटी, हाँ, जैसे अपने आम सब्जियां अपनी होती है ना, उसी तरीके से, क्योंकि ये सर्दी में उगती है, तो कमरे के तापमान तो 24 से 36 घंटे तक कमरे के तापमान पे रह जाएगी। रेफ्रिजरेटर में रखेंगे 15 बैफल ट्रे में 15 डिग्री पे 7 दिन तक रहती है, और ऊपर रखेंगे तो 10 दिन तक उसमें रह जाती है। ठीक है? कीपिंग क्वालिटी सब्जियों की जो होती है अपनी, वैसे इसकी भी। एक एक बोलो, बोली।
एक का और नाइट का अलग अलग टेम्परेचर होता है गैस में। क्या चीज़? एक दिन का और रात का अलग अलग टेम्परेचर होता है। बिल्कुल होता ही है अलग अलग, अभी भी अलग है। डे टेम्परेचर 40 डिग्री है और नाइट टेम्परेचर अपना 27-28 है, तो इसका भी डे और नाइट टेम्परेचर तो अलग ही होगा। पर हम क्योंकि बंद जगह में कर रहे हैं तो फ्लक्चुएट कम करता है वो। फिर भी सर्दियों में नाइट टेम्परेचर गिरता है रात को। मैम जो खाद अपने तैयार की है उसका सेकंड टाइम यूज ले सकते हैं? नहीं, ये फिर जो आपने मशरूम उगाई ना, उसके बाद ये बहुत अच्छी खाद होती है, तो खेत में डाल के ये बिकती है 7 से 8 रुपए किलो। तो नर्सरी वाले और खेतों में लेके, जैसे वर्मी कंपोस्ट बिकता है ना, वैसे ये बिकता है स्पेंट कंपोस्ट। दोबारा ये नहीं, दोबारा नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन तो आपने सब ले लिया। तो बटन मशरूम तो इसमें नहीं ग्रो होगी, पर खेती के लिए आप काम में ले सकते हैं। जो ऊपर की जो परत डाली थी अपने कंपोस्ट की केसिंग वो और डालते हैं? नहीं, जितना भी न्यूट्रिशन एक्चुअल में ये क्या कर रहा है, जो मशरूम माइसीलियम है ये फंगस है, इसका एंजाइम सिस्टम है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये अपना एंजाइम बनाता है। तो 15 दिन हम उसको वेजिटेटिव फेज़ में डाल रहे हैं ना, तो ये क्या करता है, उसको खाता है, पहले कंपोस्ट को खाएगा। तो जब तक उसको खाना मिलता रहता है तब तक तो वो बढ़ता रहता है। जब 15 दिन बाद उसका खाना मिलना उसको बंद हो जाता है, तो इतनी क्लेवर है, फंगस है, अब उसको पता है कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है, अब मैं मरूंगी, तो उससे पहले वो अपना रिप्रोड्यूस करके फ्रूट बॉडी बना के बेसिडियोस्पोर बना के तब ख़त्म हो जाती है, ताकि अब उसको पता है मेरे को मरना है ना, तो वो अपना सेम कॉपी डेवलप करके छोड़ के चली जाती। तो वेरी क्लेवर, मतलब आप अपन सोच भी नहीं सकते, नेचर में जो चीज़ें हैं वो ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के बनाई, तो दोबारा काम नहीं ले सकते उसको। बेस्ट टेक्निक कौन सी रहेगी, ये थैली हैं? वाली या बेड वाली? कोई भी आपको जो कन्वीनियंट रहे, बेड भी अच्छा है और बैग भी। 80 दिन के बाद दूसरी खाद बनानी पड़ेगी? हाँ, उसी सीज़न में भी 2-3 बार बनाते हैं लोग। 80 दिन में? हाँ, एक बार बना दी, बीज डाल दिया, फिर दूसरी बनाना शुरू कर देते हैं, तो 2-3 फसलें ले लेते हैं, ताकि कूलिंग नहीं करना पड़ता है ना ठंड में। डिमांड कम हो, प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, उसको प्रिजर्वेशन प्रिजर्वेशन आप इसको है ना शॉर्ट ड्यूरेशन तक 3 महीने तक इसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कोल्ड स्टोर में? हाँ, कोल्ड स्टोरेज में, बिल्कुल। वैसे अगर इसको अचार या मतलब अचार, हाँ, उस फॉर्म में भी अचार बनता है, चटनी बनती है इसकी, और इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं वो बनती है मशरूम की, उस फॉर्म में कर सकते हैं। नहीं तो आपने देखा होगा डिब्बा बंद आते हैं मशरूम, कैंड आते हैं ना, तो बाहर वाले तो ज़्यादातर बटन मशरूम को कैनिंग ही करते हैं। हाई टेम्परेचर पे इसको प्रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता? किस पे? हाई टेम्परेचर जैसे नहीं, कई सब्जियां ड्राई बटन को नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर टोपी नुमा है ना, आपने देखा, तो जब वो टोपी खुलती है तो उसके अंदर चारकोल कलर के पाउडर होता है इसका जो बेसिडियो, तो वो क्या कलर इसका सफ़ेद की जगह एकदम डार्क हो जाएगा, तो इसलिए इसको ड्राई नहीं कर सकते। इसको फ्रिज ड्राई किया जाता है, पर वो कॉस्टली अफेयर है वो। हाँ, अब चलिए आगे बात करते हैं। बटन आया समझ में? हाँ, ये ग्रोवर हैं कुछ। नेक्स्ट अब ढींगरी मशरूम को उगाना, ढींगरी और दूध छाता मशरूम को उगाना बहुत आसान है। इसको कुछ नहीं करना, गेहूं या चावल की तूड़ी ले लीजिए और उबलता हुआ पानी, तो ये ड्रम के अंदर हमने तूड़ी ले ली है और उबलता हुआ पानी डाल के 1 घंटे इसमें रख देंगे बंद करके। नेक्स्ट, फिर 1 घंटे बाद तूड़ी को बाहर निकाला और उसमें जो ज़्यादा पानी है उसको निथरने दिया, और इसको भी पाम टेस्ट करेंगे कि मुट्ठी में इसमें पानी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें सीधा बीज डाल रहे हैं ना, उसमें तो 15 दिन बाद डालते हैं, इसलिए उसमें पानी हमें आना चाहिए।
और इसमें पानी नहीं आना चाहिए। और फिर इसमें 2 से 3% की दर से बीज मिला के ऑयस्टर मशरूम में पॉलीथीन में भर दें। नेक्स्ट, ये देखिए, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं कि हमें पता है कि ये इतना भूसा है, उसके हिसाब से 2 से 3% बीज उसमें मिलाया, मिक्स किया और थैलियों में भर लिया। कुछ लोग लेयर सिस्टम करते हैं कि भूसा डालेंगे, फिर बीज मिलाएंगे, फिर भूसा, फिर बीज, फिर भूसा, फिर बीज। तो दोनों तीनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो बीज पे कोई डीपनेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, कोई फ़र्क नहीं, वो कॉलोनाइज कर लेगा। ये देखिए, ये लेयर सिस्टम है। नेक्स्ट, ये लेयर सिस्टम है। नेक्स्ट, ये बंद करके इसमें छेद करना पड़ेगा। बटन में हम छेद नहीं करते हैं, पर ये इसके अंदर छेद चाहिए। नेक्स्ट, ये 15 दिन में इस तरीके से पूरी सफ़ेद हो जाती है। चाहे पॉलीथीन हटाएं, चाहे स्लिट बना दें इसमें पॉलीथीन में, तो पानी कम लगेगा। नेक्स्ट, इस तरीके से ये मशरूम आती है। इसको भी ट्विस्टिंग मेथड से तोड़ेंगे और इसको धोने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा ही पैकिंग होगा। नेक्स्ट, 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 ये तोड़ के इसमें नीचे जो भूसा लगा हुआ है सिर्फ वो चाकू से हटा दीजिए और पैकेट बना के 200 ग्राम के छेद कर दीजिए और मार्केट में भेज दीजिए। अगर उपज ज़्यादा है और ताज़ा का मार्केट नहीं है तो ये जो दिख रहे हैं ना गिल्स, धूप में सुखा के इसको 2 साल तक ख़राब नहीं होती है। तो इस तरीके से सुखाएं इसको, गिल्स ऊपर रहे तो ये जल्दी सूख जाएगी। नेक्स्ट, हाँ, ये सुखाई जाए, वो नहीं सुखाई जाए, उसका रंग बदल जाता है इसलिए, और वो ओपन भी हो जाती है, वो कोल्ड स्टोरेज में। वो कोल्ड स्टोरेज है। ये सूखी हुई है। नेक्स्ट, इसी में बहुत सारी वैरायटी है ढींगरी में ही, जैसे ग्रे थी पहले मैंने आपको दिखाई, वो सजुर कज़ो है। ये ईओ से पिंक कलर की है, डिजेमोर है, सिट्रिनोपिलेटस है, ब्लू कलर की है, हिस्पिजाइगस। इस तरीके से 14-15 वैरायटी है ढींगरी मशरूम में। ये मार्केट में ऑप्शन क्या रहेगा? ये जाती है पर लोग प्रेफर कम करते हैं इसको, पर इसका अचार बहुत अच्छा बनता है और पाउडर बहुत अच्छा बनता है। तो पाउडर जो सूप पाउडर बनता है उसमें ये काम आती है। दवाइयाँ बनती हैं इनसे बहुत सारी। मार्केट में क्या रेट? इसका 150, कम से कम 150 रुपये किलो। बटन मिनिमम 150 और मैक्सिमम तो 350। हाँ, उसकी रेट ज़्यादा मिलती है। मतलब इंडिया की बात कर रही हूँ। अगर आप फॉरेन जाएंगे अमेरिका और यूके में तो वहाँ ऑयस्टर महंगी बिकती है और बटन सस्ती मिलती है वहाँ। उल्टा है इंडिया और बाहर में। ये नेक्स्ट, ये कुछ मशरूम ग्रोवर हैं जिन्होंने अलग अलग तरीके से मशरूम। नेक्स्ट, ये एक लेडी है माउंट आबू में उगाती थी, इसका ड्राई पाउडर बना के हॉलैंड एक्सपोर्ट करती। नेक्स्ट, इसमें कितने दिन तक निकलती रहेगी ये, हाँ, इसका बिल्कुल बीज लगाया हमने, 15 दिन बाद पूरा स्पांडन कंप्लीट हो जाता है। फिर 25 से 30 दिन में पहली फसल आती है। फिर हम इसको तोड़ते हैं, फिर पानी बराबर देते रहेंगे, फिर 7 से 10 दिन पे दूसरी फसल आएगी, फिर तोड़ेंगे, फिर पानी बराबर देते रहेंगे। तो एक बार बीज लगाने पे 3 से 4 बार फसल टूटती है और करीब 2.5 महीना में ये पूरी फसल हो जाती है ढींगरी के अंदर। फिर दूध छाता के बारे में अभी मैं आपको, बचा हुआ वो है, कम होता है, खर्चा भी कम है, मेहनत भी बहुत कम है, और हर कोई आँख बंद करके भी आप उगाएंगे तो उग जाएगी। नहीं जो इसमें थोड़ी बची है जो बाद में, वो उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। वो जो तूड़ी इसकी ऑयस्टर मशरूम और की जो तूड़ी बचती है, अगर बायोगैस प्लांट के अंदर उसको डाला जाए सुखा के, या अगर कैटल फीड में वो काम में लिया जाए
तो गैस ज़्यादा बनती है बायोगैस प्लांट में तो, और अगर गाय को खिलाते हैं तो वो दूध ज़्यादा देती है, क्योंकि प्लूरोटस क्या करती है कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर लेती है खुद में, तो जो भूसा है वो नाइट्रोजन रिच हो जाता है, प्रोटीन रिच फूड स्टफ हो गया, तो वो जब गाय भैंस खाएगी तो दूध ज़्यादा देगी। इसी तूड़ी को अपने बटन में यूज नहीं नहीं, बटन के लिए नहीं, बटन के लिए नहीं। मैं मतलब या तो बायोगैस प्लांट में या पशुओं को खिला। हाँ, या खेत में डाल दीजिए, और बल्कि अगर बंजर ज़मीन है बिल्कुल, अगर वहाँ भी इसको मिला देते हैं तो वो भी उपजाऊ में कन्वर्ट हो जाती है धीरे धीरे। भेड़ बकरी को भी खिला सकते हैं, कैटल को, कोई भी भेड़ बकरी जानवर कोई भी, पर भूसा साफ़ सुथरा होना चाहिए, मतलब उस पर ये नहीं कि कोई फफूंद या कुछ काला है या वो नहीं, साफ़ सुथरा होना चाहिए। इसमें जो पानी मिलाते हैं वो नहर का ही होना चाहिए, ट्यूबवेल का भी? नहीं, पानी तो कोई भी हो आपका, नमी चाहिए। नमी चाहिए, कोई भी खेत का, कुएं का, आपका जो भी पानी है वो। खारा पानी नहीं चलेगा? खारा पानी, ज़्यादा खारा नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत तो चल जाएगा। ये एसिडिक में नहीं होती मशरूम, बेस में हो जाएगी। ट्यूबवेल का पानी? हाँ, वो चल जाएगा, ट्यूबवेल का चल जाएगा, पर एसिडिक नहीं चाहिए, बेसिक हो सकता है, मतलब 8.5 pH तक पे उग जाती है, न्यूट्रल से। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सारे ग्रोवर इसलिए दिखा रही हूँ कि इस तरीके से अपने अपने हिसाब से बना के उन्होंने उगाई है। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये आदिवासी महिलाएं हैं, यहाँ उदयपुर के पास में बहुत आदिवासी लोग रहते हैं, तो वो लोग सब उगाते हैं, वो अपने घर में एक ही झोपड़ी में, उसी झोपड़ी में रहेंगे भी और एक तरफ मशरूम भी। नेक्स्ट, ये बटन भी है और ऑयस्टर भी है, दोनों ही उगा रखा है। नेक्स्ट, जल्दी, ये बांग्लादेश को टेक्नोलॉजी दी। नेक्स्ट, ये सुखाने का तरीका है इनका, आदिवासियों का है ना, वो सुखा के रखते हैं। नेक्स्ट, अब दूध छाता के बारे में हम बात करते हैं कि दूध छाता को भी हम गर्मी में उगा सकते हैं, यानी होली से लेके दिवाली तक, और उसके अंदर बीज की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है, 4 से 5%, और क्योंकि गर्मी में उगाई जाती है और साउथ में ये टेक्नोलॉजी बहुत फेमस हुई, दूध छाता मशरूम कर्नाटक और तमिलनाडु, केरला में बहुत ज़्यादा उगता है, और इस तरीके से उगाया जाता है कि अंडरग्राउंड आधा हिस्सा तो ऊपर ज़मीन के ऊपर रहता है और आधा हिस्सा नीचे ज़मीन में। नेक्स्ट, इसमें भी केसिंग करना पड़ता है अपने को, क्योंकि फ्रूट बॉडी बड़ी होती है ना, तो होल्ड करने के लिए केसिंग मिट्टी, तो ये बटन मशरूम और ढींगरी मशरूम का मिक्स टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट, ये देख, ये इसको उगाने के लिए लाइट चाहिए थोड़ा। नेक्स्ट, तो इसके लिए खाद तो वही बटन के लिए तैयार करते हैं? नहीं, ढींगरी के लिए जो भूसा तैयार किया है ना, वो सिर्फ केसिंग लगाना है हमें। अच्छा, इसमें मतलब वो भूसा तो वही केसिंग, वर्मी कंपोस्ट नहीं बताया मैंने, काउ डंग और आप FIM। इंडिया में तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बटन का होता है, क्वांटिटी ढींगरी का ज़्यादा होता है, मतलब 1 किलो भूसे के ऊपर अगर 1 किलो भूसा हमने लिया है तो मिल्की मशरूम और ऑयस्टर उगाएंगे तो ऑयस्टर का उपज हमें ज़्यादा मिलती है, पर मार्केट प्राइस इनकी ज़्यादा मिलती, मिल्की की और बटन की। FIM की जगह अगर कंपोस्ट यूज़ कर लें तो
हैं? FYM की जगह वर्मी कंपोस्ट यूज कर लेते नहीं नहीं उसमें न्यूट्रिएंट नहीं, वर्मी कंपोस्ट हाईली न्यूट्रिएंट मटेरियल है। और हम केसिंग के लिए जो मटेरियल चाहिए उसको मैंने बताया ना, 8 घंटे तक हम पानी में डाल के रखते हैं। पानी में इसलिए डालते हैं ताकि उससे उसमें जो न्यूट्रिशन है वो सब निकल जाए। अगर आप उसमें न्यूट्रिएंट डाल देंगे तो आपकी फ्रूटिंग नहीं होगी और वेजिटेटिव ग्रोथ ही होगी, वो उल्टा पड़ जाएगा बल्कि आपको। भाई हमें तो वेजिटेटिव फेज़ को रिप्रोडक्टिव फेज़ में कन्वर्ट करना है, और आप कह रहे हैं कि उसको हम न्यूट्रिशन दे दें। न्यूट्रिशन दोगे तो फिर वो तो खाने लग जाएगी, उसको तो खाना मिल जाएगा ना, तो फिर फ्रूटिंग क्यों करेगी वो? फ्रूटिंग करने के लिए ही तो अपन बैरियर लगा रहे हैं उसमें। 1 इंच मोटी जो केसिंग लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि वो वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव फेज़ में कन्वर्ट हो। और कोई नेक्स्ट? ये कुछ ग्रोवर है उनके यहाँ का है, इसको भी पैकिंग करके इसको भी सुखा रख सकते हैं। नेक्स्ट ये भुवनेश्वर में, वहाँ टेम्परेचर क्योंकि बहुत ज़्यादा होता है ना भुवनेश्वर में, तो वहाँ भी ये क्या आधा ऊपर और आधा नीचे ऐसे क्रॉपिंग रूम बनाते हैं। नेक्स्ट कुछ मार्केट में क्या रेट है? मिल्की मशरूम की, हाँ ये जाता है 200 से 250 रुपये तक, 200 से 250 तक। मीडियम मटन हाँ, सबसे ज़्यादा बटन मशरूम का मिलता है। इस समय भी अभी मेरे 2-3 ग्रोवर हैं, उनका उग रहा है अभी, तो वो करीब 70 रुपये का 200 ग्राम करीब दे रहे हैं। सर बता रहे थे 1.5 लाख रुपए किलो। वो बिल्कुल वो कीड़ा जड़ी है। एक मशरूम है गुच्छी। गुच्छी तो अपने यहाँ कश्मीर में और हिमाचल में होती है। जहाँ स्नो मेल्ट होता है ना, बर्फ़ पिघलता है, उस समय वो मशरूम निकलती है, गुच्छियाँ होती हैं, तो वो बहुत महंगी मिलती है। वो मिलती है करीब अभी इस समय तो उसकी 35,000 के करीब रेट है, और उसको आज तक कोई भी उगा नहीं पाया है, नेचर में ही उगती है। दूसरी मशरूम एक कीड़ा जड़ी कहलाती है, कॉर्डिसेप्स मिलिटेरिस, तो वो हमारे यहाँ जो ये तराई का रीजन है ना, उत्तराखंड, वहाँ उगती है अपने आप नेचर में, और वो प्यूपा के ऊपर उगती है। कीड़ा होता है ना, आपने पढ़ी होगी ना लाइफ साइकिल, तो मैगट से प्यूपा बनता है, प्यूपा के बॉडी के ऊपर वो मशरूम उगती है, इसीलिए उसका नाम बिल्कुल नेचर में बहुत डिफरेंस है। न्यूट्रिशन का डिफरेंस होगा, कलर का भी आएगा, न्यूट्रिशन का डिफरेंस होता है। तो वो इसलिए हमारे यहाँ क्या वियाग्रा और ये मेडिसिन जो बनती है ना एक्चुअल में, उसमें इसको काम में लिया जाता है कॉर्डिसेप्स। चाइनीज़ मशरूम है तो सबसे पहले चाइना में ये काम में ली गई, तो फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल मार्केट बना, और हमारे यहाँ उत्तराखंड में तो इसका ऑक्शन होता है, गवर्नमेंट करती है कि उस एरिया में जहाँ ये उगती है उसका टेंडर हो जाता है, लोग इकट्ठा करके और फिर मार्केट में बेचते हैं। कीड़ा जड़ी है, अब ऐसे ही है। हाँ, वो बेचने के लिए कुछ भी कहेंगे कुछ लोग, वो ट्रेनिंग करेंगे, 15,000 20,000 रुपया ट्रेनिंग लेंगे, ट्रेनिंग करते हैं। तो ऐसे दुनिया में सब तरीके के लोग हैं, पर अपने को ये कि ऐसे हर किसी के चक्कर में नहीं फंसना है। कहीं भी जाएं तो गवर्नमेंट का अगर या यूनिवर्सिटी का कोई डिपार्टमेंट है, आप वहाँ जाइए, वो कम से कम आपके साथ चिटिंग नहीं करें। बाकी ऐसे यहाँ भी बहुत है इंडिया में, पाटिल मशरूम करके वो हर सिटी में आके कैंप लगाते हैं, फिर पैसा बटोर के। तो आप मतलब अच्छा, एक सबसे बड़ा सेंटर है
हरियाणा में, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन का, गवर्नमेंट का है वो, नाम लिख लीजिए आप, उसको ज़रूर आप विज़िट करिए। HAIC, हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, HAIC। ये वहाँ पे GT सोनीपत के पास में ही है, दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर। इस सेंटर को आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। ये 70,000 मैट्रिक टन बीज बना के लोगों को देते हैं, खाद बना के देते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, और गवर्नमेंट का है, और ये प्रॉफिट वाला बिजनेस है, वहाँ पे भी प्रॉफिट से कर रहे हैं ये। तो अच्छा सेंटर है, विज़िट करना चाहिए, कम से कम आपके साथ चीटिंग नहीं करें। और कोई जो कैसे उड़ाई थी ऊपर वो डेयरी की परत के लिए, किसके लिए? कैसे जो ऊपर परत बनाई थी 1.5 इंच की, उसमें मतलब FIM और CT को मिक्स करके पोटली बना के पानी में। नहीं, पहले तो आप उसको खाद को 8 घंटे के लिए पानी में डाल देंगे। अच्छा, FIM को पानी में डालना, FIM और गोबर की खाद, देखिए सीधा ही डाल दीजिए ना, वो तो गोबर की खाद और FIM दोनों को अपना पर्पस क्या है कि उसमें जो खाद में न्यूट्रिशन है उसको निकालना है ना, तो उसको कहीं भी पानी में डाल दीजिए या उस पर पानी डाल दीजिए। सबसे अच्छा तो बारिश के दिनों में कहीं एक गड्ढे में गोबर की खाद डाल के रख दीजिए, तो वो वैसे ही लीच हो जाता है, और वो जो पानी निकलेगा वो ज़मीन में ही जाएगा अपने आप। उसको सुखा के और फिर उसको ट्रीट करके फॉर्मल्डिहाइड से फिर काम में लें। तो केसिंग भी बहुत सारी मटेरियल है, हम कुछ भी काम में ले सकते हैं, पर गोबर और FIM हमारे सबके यहाँ मिल जाएगा, इसलिए। और कोई प्रश्न? ठीक है, थैंक यू।